नमस्कार, मैं बलवान सिंह। इस वीडियो में आप कक्षा छठी की नागरिक शास्त्र की पाठ्य पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 1 के 8वें अध्याय ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका यानी रोटी रोजी के साधन क्या है, इसका अध्ययन कर रहे हैं। पहले पाठ में हमने अपने जीवन में मौजूद अनेक तरह की विविधताओं पर नज़र डाली थी। विविधताएं यानी बहुत सारी विविधताएं हैं। कोई अमीर है, कोई गरीब है, किसी का पहनावा कैसा है, किसी का खान पान कैसा है, किसी का रहन सहन कैसा है। तो ये सब विविधताएं बताई गई थी। हमने इस पर भी विचार किया कि अलग अलग क्षेत्रों में रहने से वहाँ के लोगों के काम धंधे पर कैसे असर पड़ता है। वहाँ पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे, वहाँ की फसलें या दूसरी चीज़ें किस तरह उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाती। इस पाठ में हम यह देखेंगे कि गांव में लोग किन विभिन्न तरीकों से अपनी आजीविका चलाते हैं, यानी कौन से तरीके अपनाते हैं जिससे उनकी रोजी रोटी चलती है। पहले दो पाठों की तरह यहाँ भी हम इसकी पड़ताल करेंगे कि क्या लोगों के पास आजीविका चलाने के एक समान अवसर उपलब्ध हैं या नहीं। उनके जीवन की परिस्थितियाँ एक दूसरे से कितनी मिलती जुलती है और वे किन समस्याओं का सामना करते हैं, इसे भी हम इस पाठ में देखेंगे। कलपट्टू गांव तमिलनाडु के समुद्र तट के पास एक गांव है कलपट्टू। यहाँ लोग कई तरह के काम करते हैं। दूसरे गांवों की तरह यहाँ भी खेती के अलावा कई काम होते हैं, जैसे टोकरी, बर्तन, घड़े, ईंट, बैलगाड़ी इत्यादि बनाना। कलपट्टू में कुछ लोग नर्स, शिक्षक, धोबी, बुनकर, नाई, साइकिल ठीक करने वाले और लोहार के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं। यानी कलपट्टू में ये लोग भी हैं। यहाँ कुछ दुकानदार एवं व्यापारी भी हैं। जो मुख्य गली है वह बाजार की तरह दिखती है। उसमें आपको तरह तरह की कई छोटी जो है दुकानें दिखाई देंगी, जैसे चाय की दुकान है, सब्जी की दुकान है, कपड़े की दुकान है तथा दो दुकानें बीज और खाद की भी हैं। 4 दुकानें चाय की हैं जहां टिफिन भी मिलता है। यहाँ टिफिन का मतलब है खाने पीने की हल्की फुल्की चीज़ें, जैसे सुबह इडली, डोसा व उपमा मिलता है और शाम के नाश्ते में वड़ा, बोंडा व मैसूर पाक मिलता है। ये सब खाने की चीज़ें हैं। हमारे इधर उत्तर भारत में ये नहीं है, लेकिन दक्षिण भारत में अब तो शहरों में ये सारी चीज़ें मिलती हैं। इडली, डोसा, उपमा जो है ये। चाय की दुकानों के पास एक कोने में एक लोहार का परिवार रहता है। उसके घर में ही लोहे की चीज़ें बनाने का काम होता है। उसकी साइड में यानी बगल में साइकिल की मरम्मत की एक दुकान है। वहाँ साइकिल किराए पर भी मिलती है। गांव में 2 परिवार कपड़े धोकर अपनी आजीविका चलाते हैं। कुछ लोग पास के शहर में जाकर मकान बनाने और लॉरी चलाने का काम करते। लॉरी यानी गाड़ी, जो गाड़ियाँ होती हैं उनको लॉरी भी बोलते हैं। बस गांव छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सिंचित जमीन पर मुख्यतः धान की खेती होती है। ज़्यादातर परिवार खेती के द्वारा अपनी आजीविका कमाते हैं। यहाँ आम और नारियल के काफ़ी बाग हैं, यानी बहुत सारे बाग हैं आम के और नारियल के। कपास, गन्ना और केला भी उगाया जाता है। आइए कुछ लोगों से मिलें जो कलपट्टू के खेतों में काम करते हैं और देखें कि हम उनकी आजीविका के बारे में क्या सीख सकते हैं।
यानी वो कैसे अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। तुलसी, चलिए तुलसी से मिलते हैं। हम सब यहाँ रामलिंगम की जमीन पर काम करते हैं, ऐसा तुलसी बोल रही है। रामलिंगम एक जो है काफ़ी ज़मीन का मालिक है, उसके पास 20 एकड़ धान के खेत हैं। तो उसके परिवार के पास कलपट्टू में 20 एकड़ धान के खेत हैं। शादी से पहले, यानी तुलसी बता रही है कि शादी से पहले भी मैं मायके में धान के खेतों में ही मजदूरी करती थी। यानी तुलसी शादी से पहले मायके में जब अपने माँ बाप के थी तो उस टाइम भी मजदूरी करती थी खेतों में। और यहाँ मैं सुबह 8:30 से शाम 4:30 बजे तक काम करती हूँ रामलिंगम के खेत में। रामलिंगम की पत्नी जो है, जिसका नाम है कुरुथमा, काम की निगरानी करती है। साल में कुछ ही मौके ऐसे होते हैं जब मुझे नियमित रूप से मजदूरी मिलती है। यह उन मौकों में से एक है। मैं धान रोप रही हूँ, यानी उसको साल में कुछ ही ऐसी टाइम मिलता होता है कि उसको मजदूरी नियमित रूप से मिलती है, वरना वह बेरोजगार ही रहती है, घर पर ही रहती है। यानी साल के कुछ दिनों के लिए ही उसको मजदूरी मिलती है। मैं धान रोप रही हूँ। जब धान की फसल थोड़ी बढ़ जाएगी तो रामलिंगम हमें निराई के लिए और बाद में कटाई के लिए बुलाएंगे। जब मैं कम उम्र की थी तो निराई कटाई का काम आसानी से कर लेती थी, लेकिन अब जैसे जैसे उम्र हो रही है मुझे झुककर काम करने और देर तक पानी में पैर डुबोए रहने से तकलीफ होती है। रामलिंगम एक दिन का 40 रुपये मजदूरी देता है। मेरे गांव में मजदूरी के रेट से यह थोड़ा कम है, फिर भी मैं मजदूरी के लिए यहीं आती हूँ। रामलिंगम पर मुझे भरोसा है कि काम होने पर वह मुझे ही बुलाएगा। बाकी लोगों की तरह वह आस पड़ोस के गांव में सस्ते मजदूर ढूंढने नहीं जाता। मेरा पति रमन, यानी तुलसी का पति का नाम है रमन, वो भी मजदूर है। हमारे पास कोई ज़मीन नहीं है। साल के इन महीनों में वह खेतों में कीड़ों की दवाई छिड़कता है, जो कीड़े मारने की दवाइयाँ होती हैं, छिड़काव, स्प्रे। जब खेतों में कोई काम नहीं मिलता तो उसे पास की खान से पत्थर या नदी से बालू ढोने का काम मिल जाता है। ये पत्थर और बालू पास के शहरों में मकान बनाने के लिए ट्रक से ले जाए जाते हैं। खेत में काम करने के अलावा मैं घर का सारा काम करती हूँ। मैं घर में सबके लिए खाना बनाती हूँ, कपड़े धोती हूँ और सफाई करती हूँ। दूसरी औरतों के साथ जाकर जंगल से लकड़ी भी लाती हूँ। गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर बोरवेल है जहाँ से पानी लेकर आते हैं, यानी ट्यूबवेल। मेरा पति घर का सामान जैसे साग सब्जी खरीदने में मेरी मदद करता है। यहाँ पर ये जो है डायग्राम बनाया गया है और इसके अंदर साल के महीने दिए हुए हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैसे 12 के 12 महीने दिए हुए हैं। लेकिन इनमें से कुछ महीनों में ही काम होता है। जैसे ये दिए हुए हैं यहाँ पर, जो जून का महीना है बीड़ा बनाना, अगस्त के महीने में रोपाई है, अक्टूबर के महीने में जैसे निराई है और नवंबर में कटाई है। बाकी के जो महीने हैं इसमें उसको बेरोजगार ही रहना पड़ता है, घर पर ही काम करना पड़ता है। केवल 4 महीने ही ऐसे हैं जब उसको काम मिलता है। अब बताती तुलसी की 2 बेटियां जो है उसके जीवन की खुशी हैं। दोनों ही स्कूल जाती हैं। पिछले साल एक बेटी बीमार पड़ गई थी तो उसे शहर के अस्पताल ले जाना पड़ा। हमने उसके इलाज के लिए रामलिंगम से उधार लिया था और उस उधार को चुकाने के लिए हमें अपनी गायें बेचनी पड़ी। जैसा कि आपने तुलसी की कहानी में पढ़ा
ग्रामीण इलाकों में गरीब परिवारों का बहुत सारा समय पानी और जलावन की लकड़ी लाने एवं जानवर चराने में बीतता है। इन कामों से कोई पैसा नहीं मिलता है, लेकिन गरीब परिवारों में ये काम बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वे मजदूरी से जो थोड़ा सा पैसा कमाते हैं उससे गुजारा नहीं होता। घर चलाने और जिंदगी बसर करने के लिए इन कामों को करना पड़ता है। हमारे देश के ग्रामीण परिवारों में से करीब 40% खेतीहर मजदूर हैं। कुछ के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, बाकी तुलसी की तरह भूमिहीन है। कई बार जब पूरे साल उन्हें काम नहीं मिल पाता तो मजबूरन काम की खोज में उन्हें दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है। इस तरह का पलायन कुछ विशेष मौकों में ही होता है। अब दूसरा जो है शेखर, इससे बात करते हैं। हमें शेखर बोलता है कि उसे यह धान अपने घर ले जाना है। उसके परिवार में अभी अभी फसलों की कटाई पूरी की है। उनके पास बस 2 एकड़ ज़मीन है और वे अपने खेत का सारा काम खुद ही कर लेते हैं। शेखर और शेखर का परिवार, वह कई बार कटाई के समय दूसरे छोटे किसानों की मदद भी लेता है और बदले में उनके खेतों में जो है कटाई करवा देता है। व्यापारी उसे उधार पर बीज और खाद देते हैं। इससे जो उधार लिया है, जो उस उधार को चुकाने के लिए उसे थोड़े कम दामों पर अपना धान बेचना पड़ता है, क्योंकि जिससे उधार लेता है तो उस व्यापारी को ही धान बेचना पड़ेगा और वो व्यापारी जो है उसको पूरे दाम ना देकर उससे कम दाम देता है। अगर बाजार में वो बेचने जाता है तो पैसे ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन क्योंकि उसने उधार भी तो चुकाना है, इसलिए व्यापारी ने किसानों को याद दिलाने के लिए अपना एजेंट भेज देते हैं। यानी व्यापारी जो है एक एजेंट रखते हैं और उस एजेंट को वहाँ पर भेजा है कि जिन किसानों ने उधार लिया है वे उसी को अपना धान बेचें। शेखर कहता है कि उसे अपने खेत से 60 बोरी धान मिलेगा। इसमें से कुछ से वो अपना उधार चुका देगा और बाकी घर में लग जाएगा। लेकिन शेखर के हिस्से में जो आता है वह सिर्फ 8 महीने तक ही चल पाता है, इसलिए उसको और पैसा कमाने की जरूरत पड़ती है। इसके लिए जो शेखर है वो रामलिंगम की चावल की मिल में काम करता है। वहाँ वह पड़ोसी गांव के किसानों से धान इकट्ठा करने में जो है उसकी मदद करता है। उनके पास एक संकर गाय भी है, यानी जो शेखर है उसके पास एक संकर गाय है। उसका दूध जो है वे यहीं की सहकारी समिति में बेच देते हैं। इससे रोज के खर्चों के लिए थोड़ा और पैसा मिल जाता है। सहकारी समिति जो है कुछ किसान इकट्ठे एक जो है मिलकर एक समिति बना लेते हैं और उसमें जो है वे सभी अपने प्रोडक्ट को, यानी जैसे दूध का उत्पादन करने वाले जो है वे एक समिति बना लेते हैं और अपना सारा दूध वहाँ पर इकट्ठा कर लेते हैं, जिससे उनको अच्छे दाम मिल जाते हैं। कर्ज लेने पर, जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा, कई बार शेखर जैसे किसान दूसरी चीज़ें खरीदने के लिए पैसा कर्ज लेते हैं। अक्सर ये पैसा बीज, खाद और कीटनाशक खरीदने के लिए साहूकार से कर्ज लिया जाता है। अगर बीज अच्छी किस्म के नहीं होते या फसल को कीड़ा लग जाता है तो पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। बारिश पूरी नहीं होने पर भी फसल खराब हो सकती है। ऐसी स्थिति में किसान अपना उधार नहीं चुका पाते। कई बार परिवार चलाने के लिए उन्हें और पैसा कर्ज के तौर पर लेना पड़ता है। जल्दी ही कर्ज इतना बढ़ जाता है कि किसान कितना भी कमा ले वह उसे चुका नहीं पाता। इस स्थिति में कहते हैं कि किसान कर्ज तले दब गया।
पिछले कुछ सालों में यह किसानों की विपदा का मुख्य कारण बन गया है। कई क्षेत्रों में किसानों ने कर्ज के बोझ से दबकर आत्महत्या कर ली है। रामलिंगम और क्रुथमा। जमीन के अलावा रामलिंगम के परिवार के पास एक चावल की मिल है और बीज व कीटनाशक बेचने के लिए एक दुकान है। चावल की मिल में उन्होंने कुछ अपना पैसा लगाया और थोड़ा सरकारी बैंक से कर्ज लिया था। वे कलपट्टू और आसपास के गांवों से ही धान खरीदते हैं। मिल का चावल आसपास के शहरों के व्यापारियों को बेचा जाता है। इससे उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। भारत के खेतीहर मजदूर और किसान। कलपट्टू गांव में तुलसी की तरह के खेतीहर मजदूर हैं, शेखर की तरह के छोटे किसान हैं और रामलिंगम जैसे बड़े किसान हैं। भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 परिवार खेतीहर मजदूरों के हैं। ऐसे सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरों के खेतों पर निर्भर रहते हैं। इनमें से कई भूमिहीन हैं और कईयों के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं। शेखर जैसे छोटे किसानों को लें तो उनकी जरूरतों के हिसाब से खेत बहुत ही छोटे पड़ते हैं। भारत के 80% किसानों की यही हालत है। भारत में केवल 20% किसान रामलिंगम जैसे बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं। केवल 20%। ऐसे किसान गांव की अधिकतर जमीन पर खेती करते हैं। उनकी उपज का बहुत बड़ा भाग बाजार में बेचा जाता है। कई बड़े किसानों ने अन्य काम धंधे भी शुरू कर दिए हैं, जैसे दुकान चलाना, सूद पर पैसा देना यानी ब्याज पर पैसा देना, छोटी छोटी फैक्ट्रियां चलाना आदि। हमने कलपट्टू में होने वाली खेती के बारे में पढ़ा। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के साथ साथ लोग जंगल की उपज और पशुओं आदि पर निर्भर रहते हैं। उदाहरण के लिए मध्य भारत के कुछ गांवों में खेती और जंगल की उपज दोनों ही आजीविका के महत्वपूर्ण साधन हैं। महुआ बीनने, महुआ एक पेड़ होता है और उसके फूल होते हैं और उसके बीज होते हैं, सभी काम आते हैं। और तेंदू के पत्ते जो बीड़ी बनाने के काम आते हैं। महुआ से शराब आदि बनती है। शहद निकालने और इन्हें व्यापारियों को बेचने जैसे काम अतिरिक्त आय में शामिल होते हैं। इसी तरह सहकारी समिति को या पास के शहर के लोगों को दूध बेचना भी कई लोगों के लिए आजीविका कमाने का मुख्य साधन है। समुद्र तटीय इलाकों में हम देखते हैं कि पूरे के पूरे गांव मछली पकड़ने में लगे हुए हैं। आइए अरुणा और पारिवेलन के जीवन के बारे में पढ़कर मछली पकड़ने वाले एक परिवार के बारे में थोड़ा और जानें। यह परिवार कलपट्टू के पास पुदुपेट नाम के गांव में रहता है। यहाँ एक कॉलम दिया हुआ है, नागालैंड की सीढ़ीनुमा खेती। जो ये खेती दिखा रखी है, सीढ़ीनुमा खेती। यह एक गांव है जिसका नाम चिजामी है। यह नागालैंड के फेक जिले में है। इस गांव में रहने वाले लोग चखेसंग समुदाय के हैं। वे सीढ़ीनुमा खेती करते हैं। इसका मतलब है कि पहाड़ी की ढलाऊ जमीन को छोटे छोटे सपाट टुकड़ों में बांटा जाता है और उस जमीन को सीढ़ियों के रूप में बदल दिया जाता है। प्रत्येक सपाट टुकड़े के किनारों को ऊपर उठा देते हैं जिससे पानी भरा रह पाए। यह चावल की खेती के लिए सबसे अच्छा है। चिजामी के लोगों के पास अपने अपने खेत हैं, लेकिन वे इकट्ठे होकर एक दूसरे के खेतों में भी काम करते हैं। वे 6 से 8 लोगों का एक समूह बनाते हैं और इकट्ठे मिलकर पहाड़ के एक हिस्से पर घास पतवार साफ करते हैं। जब दिन का काम खत्म हो जाता है तो सारा समूह इकट्ठे बैठकर खाना खाता है।
ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है जब तक काम खत्म नहीं हो जाता। आज जो मछलियां पकड़ी गई उनमें से मैंने परिवार के लिए कुछ मछलियां एक तरफ उठाकर रख दी, बाकी मैं नीलाम कर दूंगी। इस नीलामी से जो पैसा मुझे मिलता है वह 4 भागों में बंट जाता है। 3 हिस्से उन 3 लोगों में बंट जाते हैं जो मछली पकड़ने जाते हैं, बाकी एक हिस्सा उसे मिलता है जिसकी नाव और जाल वगैरह होते हैं। चूंकि जाल कैटामैरन और उसका इंजन हमारे हैं तो वह हिस्सा भी हमें ही मिल जाता है। हमने बैंक से उधार लेकर एक इंजन खरीदा है जो कैटामैरन में लगा हुआ है। इससे ये लोग समुद्र में दूर तक जा पाते हैं और ज़्यादा मछलियाँ मिल जाती हैं। ऐसा जो है अरुणा और परिवेलन जो है वो बता रहे हैं, जो समुद्र में मछलियाँ पकड़ने का काम करते हैं, जो सुबह 7 बजे से समुद्र के किनारे जो है जाते हैं और मछलियाँ पकड़ने का काम करते हैं। और वे बता रहे हैं कि जो भी पैसा मिलता है उसके 4 हिस्से जो है उनको बांटने पड़ते हैं। नीलामी में जो औरतें यहाँ से मछलियाँ खरीदती हैं वे टोकरे भर भर कर पास के गांव में बेचने के लिए ले जाती है। कुछ व्यापारी भी हैं जो शहर की दुकानों के लिए मछलियाँ खरीदते हैं। मैं दोपहर 12 बजे तक ही नीलामी का काम निपटा पाती हूँ। शाम को मेरा पति और बाकी रिश्तेदार मिलकर जाल को सुलझाते हैं और उसकी मरम्मत करते हैं। कल सुबह सुबह 2 बजे वे फिर समुद्र की तरफ चल देंगे। हर साल मानसून के दौरान करीब 4 महीने तक वे समुद्र में नहीं जा पाते क्योंकि यह मछलियों के प्रजनन का समय होता है। तो ये जो है बात किसने बताई है? ये बात बताई अरुणा ने, और अरुणा का पति है पारिवेलन, और ये सभी जो है उसका भाई और उसका जीजा ये सारे एक साथ मिलकर काम करते हैं क्योंकि यह मछलियों के प्रजनन का समय होता है। इन महीनों में हम व्यापारी से उधार लेकर अपना गुजारा चलाते हैं, यानी जिस समय मछली नहीं पकड़ते हैं, काम नहीं होता, तो व्यापारी से उधार लेते हैं। इस कारण बाद में हमें मजबूरी से उसी व्यापारी को मछली बेचनी पड़ती है और हम खुद खुली नीलामी जो है नहीं कर पाते। वे खाली महीने काटना सबसे मुश्किल होता है। पिछले साल सुनामी के कारण हमारा बड़ा नुकसान हुआ। यानी यहाँ पर ये बताया कि ये मछुआरे जो हैं ये भी जो है खाली समय में जो है अपना जीवन बसर करने के लिए उधार पर निर्भर रहते हैं और उधार इन्हें व्यापारी से लेनी पड़ती है। और फिर ये जो है अगर ये खुली नीलामी करते हैं तो मछली का इनको अच्छा दाम मिल जाता है, लेकिन इनको मजबूरी में उसी व्यापारी को अपनी मछली बेचनी पड़ती है जिससे ये उधार लेते हैं। और व्यापारी जो है इनका उन दिनों में काम चलाता है जब इनके पास कोई काम नहीं होता, इसलिए ये जो है व्यापारी पर निर्भर रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपनी आय विभिन्न तरीकों से कमाते हैं। कुछ खेती बाड़ी का काम करते हैं और कुछ अन्य काम करके अपनी आजीविका चलाते हैं। खेती में कई तरह के काम शामिल हैं, जैसे खेत तैयार करना, रोपाई, बुआई, निराई और कटाई। फसल अच्छी हो इसके लिए हम प्रकृति पर निर्भर हैं। इस तरह जीवन ऋतुओं के इर्द गिर्द ही चलता है। जो जीवन है वो ऋतुओं के अनुसार ही चलता है। बुआई और कटाई के समय लोग काफ़ी व्यस्त रहते हैं और दूसरे समय काम का बोझ कम रहता है। देश के अलग अलग क्षेत्रों में ग्रामीण लोग अलग अलग तरह की फसलें उगाते हैं, फिर भी हम उनके जीवन की परिस्थितियों में और उनकी समस्याओं में काफ़ी समानताएं पाते हैं। लोग कैसे जिंदगी बसर करते हैं और कितना कमा पाते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे जिस जमीन को जोतते हैं वह कैसी है। कई लोग उस जमीन पर मजदूरी के रूप में निर्भर हैं,
ज़्यादातर किसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने और बाजार में बेचने के लिए भी फसलें उगाते हैं। कुछ किसान कुछ किसानों को अपनी फसल उन व्यापारियों को बेचनी पड़ती है जिनसे वे पैसा उधार लेते हैं। गुजर बसर करने के लिए कई परिवारों को काम की खातिर उधार लेना पड़ता है, या फिर तब लेना पड़ता है जब उनके पास कोई काम नहीं रहता। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ परिवार ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी जमीनों, व्यापार और अन्य काम धंधों पर फल फूल रहे हैं। फिर भी ज़्यादातर छोटे किसानों, खेतीहर मजदूरों, मछली पकड़ने वाले परिवारों और गांव के जो हस्तशिल्प का काम करने वाले हैं, उन लोगों को पूरे साल रोजगार नहीं मिल पाता। तो ये पाठ इतना ही है, और इसको अच्छी तरह से आप सुनें बार बार, और उसके बाद इसके अभ्यास के प्रश्न करें। धन्यवाद।